नमस्कार प्यारे साथियों, क्या हाल है? तो आज जो आप ब्लैक बोर्ड पे देख रहे हैं कि ये मैंने जो पोस्ट लगाया है, इसमें क्या है 3 बच्चों का नाम आप देख रहे हैं, पूजा का, अभिषेक का और शिव का। तो सबसे पहले तो इनको मैं बधाई देना चाहता हूँ। तीनों ही बच्चे ब्रिलियंट हैं। इन्होंने क्या है, जो तीसरा निःशुल्क टेस्ट था, इस टेस्ट में इन्होंने सबसे ज़्यादा जो स्कोर है, वो किया है। तो तीनों को बहुत-बहुत ज़्यादा बधाई हो। अब मैं बताता हूँ कि मैंने ये की बनाई है और टेस्ट सीरीज की आंसर की। अब इसी की से हम क्या करेंगे कि जो आपका सिलेक्शन का रास्ता है वो खोलेंगे। कैसे खोलेंगे? देखो प्यारे बच्चों, क्या होता है कि हम पढ़ते हैं और पढ़ते ही जाते हैं, हम चीज को पढ़ते रहते हैं। जब तक उसका हम मूल्यांकन नहीं करते, तब तक हमें ये पता नहीं चलता कि हमारी तैयारी है वो कैसी है। और तैयारी या तैयारी का क्या है, मूल्यांकन जब हम करते हैं तब हमें पता चलता है कि हम किस ट्रैक पर क्या सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे। तो इसी ट्रैक को क्या है, हम बखूबी डिसाइड कर सकते हैं। हम किस माध्यम से, हम जो मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी में चलाई जा रही टेस्ट सीरीज है, उस टेस्ट सीरीज में हिस्सा लेकर हम मूल्यांकन कर सकते हैं कि हमने कितना पढ़ा है और कितना हमें आता है। तो ये जो टेस्ट सीरीज की मैं बात कर रहा हूं प्यारे बच्चों, ये टेस्ट सीरीज बिल्कुल ही निःशुल्क है। आपको एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा और पूरी की पूरी जो ये टेस्ट सीरीज है, ये टॉपिक वाइज है। यानी हम क्या है, टेस्ट लेने से पहले क्या है, सभी बच्चों को टॉपिक्स है वो देते हैं कि इस टॉपिक से अब की बार टेस्ट लिया जाएगा। और अब जैसे मैं तीसरे टेस्ट की बात कर रहा हूं, तो तीसरे टेस्ट में लगभग 50 बच्चों ने टेस्ट दिया था, जिसमें से ये 3 होनहार बच्चे आप देख रहे हैं। तो इसी तरह से आप भी इसके साथ, इस टेस्ट के साथ जुड़कर अपना मूल्यांकन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। और आगे जाके मैं दिखाऊंगा जो आंसर की है, वो दिखाऊंगा कि किस प्रकार से हम, हमारा लेवल क्या होता है, जो क्वेश्चन पूछने किस कदर पूछने हमें, ताकि बच्चे क्या है, ज्यादा से ज्यादा क्या है कि एग्जाम को क्रैक कर सके। तो आगे हम क्या है देखते हैं कि जो ये व्हाट्सएप नंबर लिखा है, हमने ये जो व्हाट्सएप नंबर लिखा है, ये क्या है, ये इसलिए लिखा है प्यारे बच्चों कि आप भारत में किसी जगह से हो, चाहे किसी जगह से हो, आप इस व्हाट्सएप नंबर पर क्या है, एक मैसेज छोड़ दें कि सर हमें टेस्ट सीरीज में हिस्सा लेना है। हम प्यारे बच्चों, जो आप मैसेज छोड़ते हो उसके साथ क्या है, आपको नाम लिखना है। हम उसी क्या है, उसी नंबर को टेस्ट सीरीज में जोड़ लेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लिंक प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिसके तहत आपको क्या करना है, टेस्ट देना है। और हम आपको जो भी आपका स्कोर बनेगा, वो हम स्कोर कार्ड है ऑनलाइन आपको ग्रुप में दे देंगे। तो ये जो मुहिम है, इस मुहिम में आप सब प्यारे बच्चों को, जितने भी भारत में एग्रीकल्चर के छात्र हैं, वो भाग ले सकते हैं। अब चलो, ये बात तो हो गई। आगे हम करवाते हैं क्या कि हमने क्वेश्चन पूछा था, हमने टोटल 40 क्वेश्चन, कभी 50 पूछ लेते हैं, कभी 100 पूछ लेते हैं। तो क्या है, अब की बार हमने जो तीसरा टेस्ट था, उसमें क्या टॉपिक क्या है, थोड़ा सा छोटा था, इसलिए हमने 40 ही क्वेश्चन रखे थे। तो 40 क्वेश्चन में से जो पहला क्वेश्चन है, इसमें यह पूछा था कि नई पत्तियों का अंतःशिरा यानी इंटरवेनल क्या है, क्लोरोसिस, और क्या है, पूरी पत्तियों का पीलापन तथा बाद में सफेद होना किसकी कमी के कारण होता है। ये आसान सा क्वेश्चन पूछा था प्यारे बच्चों। ये AAO 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये 2012 का जो डब्ल्यू का एग्जाम था, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है, यही पूछ रहा था। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आयरन। ए आंसर है आयरन। आपको पता है प्यारे बच्चों कि जो ये लीफ आप देख रहे हैं, इसमें ये क्या होती है, ये वेन्स होती है। और क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इंटरनल वेन्स यानी वेन्स के जो अंत वाला भाग है, यानी शिराओं के मध्य वाला भाग है, उसमें जो क्या है, पीलापन आता है, पीलापन वो किसके कारण आता है? आपको पता है कि जो आयरन है ना, आयरन है, वो क्लोरोफिल को क्या है, बनाने में मदद करता है। क्या करता है? क्लोरोफिल के निर्माण में सहायक होता है, के निर्माण में सहायक है। इसलिए आपको पता है कि जहां जहां क्लोरोफिल होगा, जहां जहां क्या है, क्लोरोफिल होगा, वहां वहां ये क्लोरोसिस होगी। और है, इसलिए जो वेन्स है वो क्या है, हरी रहती है, और बीच की जो भाग है वो पीला पड़ जाता है। इसके बाद में ये लिखा है कि बाद में सफेद हो जाता है। आपने कभी मूंग का, उड़द का, या इसके अलावा सबसे फेमस जो इसका उदाहरण है, आपने मूंगफली का अगर फील्ड देखा है, तो बरसात के बाद क्या होता है, मूंगफली की जो ऊपरी पत्तियां होती है, जो ऊपरी पत्तियां, जो क्या है, सबसे ऊपरी पत्तियां होती है, वो इस
इस तरह हो जाती है। ये देख रहे हो, ये वेन्स है, ये वेन्स आपको ग्रीन दिखाई दे रही है, लेकिन इसके बीच का जो भाग है ये पीला दिखाई दे। पहले पीला होता है और उसके बाद में क्या है, इसकी ज्यादा क्या है डेफिशिएंसी हो तो ये जो ऊपरी भाग है, ये देखो कोमल पत्तियां सबसे ऊपरी भाग है, ये क्या है सफेद होने लग जाता है। ये आयरन की कमी, प्यारे बच्चों, आयरन की कमी से होता है। और इसके अलावा क्या है कि जब पत्तियां क्या है, ये तो आयरन की कमी से होता है। जब पत्तियां क्या है ओल्डर यानी पुरानी पत्तियां क्या है अगर पीली पड़े तो क्या है नाइट्रोजन की कमी से होता है। इसके अलावा पोटेशियम क्या है, स्कोर्चिंग है ना, स्कोर्चिंग इफेक्ट या उल्टे वी आकार का जो स्कोर्चिंग इफेक्ट है वो क्या है, ये पोटेशियम की कमी से आता है। इसके अलावा कैल्शियम है, ये कैल्शियम क्या है, कैल्शियम से क्या होता है, जो बड है वो क्या है खराब हो जाती है, ऊपरी जो कलिका है वो खराब हो जाती है या बड फेलियर कह सकते हैं। कारण क्या है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो नाइट्रोजन है ये क्या है सर्वाधिक गतिशील है, सर्वाधिक गतिशील है, इसलिए ये भागकर क्या है ऊपर की तरफ चला जाता है और नीचे की जो ओल्डर लीव्स है उसमें कमी आ जाती है। इसी प्रकार ये आयरन क्या है, ये आयरन क्या है, ये लेस मोबाइल है, क्या है लेस मोबाइल है, इसलिए ऊपरी जो भाग है उसमें इस प्रकार के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ये जो कैल्शियम और बोरोन है, ये क्या है कैल्शियम और बोरोन, ये क्या है ये अगतिशील है, इसलिए इनके लक्षण बड फेलियर के रूप में हमें देखने को मिलता है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमने पूछा था कि जो क्या है गाय के प्रसव के बाद में दुग्ध को क्या कहते हैं। जब गाय क्या है नया नया ब्याती है यानी ब्यात होता है गाय, तो गाय के प्रसव यानी बच्चे जन्म लेने के बाद में क्या होता है जो दूध निकलता है, हर प्राणी में होता है, जो हर मेमेलियंस में होता है, जो मेमेलिया है उसमें क्या है कि एक से गाय में क्या बात करते हैं 1 से 5 दिन तक क्या होता है एक गाढ़ा गाढ़ा द्रव, गाढ़ा द्रव स्रावित होता है, जिसे क्या कहते हैं आप सबको पता है, उसे कहते हैं खीस, क्या कहते हैं कोलेस्ट्रम, क्या कहते हैं कोलेस्ट्रम। इसमें क्या है ये जो भी है, जैसे मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में भी ये महिलाओं में स्रावित होता है कोलेस्ट्रम, इसलिए क्या है डॉक्टर कहते हैं कि बच्चे को जन्म के तुरंत बाद मां के दूध का सेवन करवाना चाहिए। तो यही है इसमें क्यों करवाना चाहिए कि आपको पता है इसमें जो प्रोटीन होती है ना गाय के दूध में, प्रोटीन होती है गाय के दूध में 16%, कितनी होती है 16%। वहीं भैंस के दूध की बात करें तो भैंस के दूध में कितनी होती है 21% प्रोटीन होती है। इसलिए ये जो द्रव है ये क्या है प्रसव के तुरंत 1 से 5 दिन के बाद में 1 से 5 दिन के टाइम पीरियड में स्रावित होता है और 5 दिन के बाद में क्या हो जाता है यही क्या है मिल्क के रूप में स्रावित होता है। बाद में जितनी भी ये टाइम पीरियड चलता है मिल्किंग का तो इन बिटवीन क्या है मिल्क क्या है प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब देखो एक चीज बता दूं, इसमें एक क्वेश्चन और लिखा है कि टोंड, टोंड क्या है आपको पता है टोंड क्या है कि 2 प्रकार के दूध होते हैं, एक तो होता है टोंड, एक होता है डबल टोंड, डबल टोंड, एक होता है टोंड एक होता है डबल टोंड। देखो डबल टोंड में फैट कितनी होती है, सिंगल टोंड में यानी टोंड मिल्क में फैट होती है कितनी 3% फैट होती है और 8.5% एसएनएफ होता है। डबल टोंड की बात करें तो 1.5% तक होता है, क्या है 1.5% तक क्या होती है वसा होती है और 9% क्या होता है एसएनएफ होता है। ठीक है, लेकिन हमें ये चीज न याद रखकर ये दोनों रखनी है कि टोंड मिल्क में कितनी वसा होती है 3% और डबल टोंड में कितनी 1.5%, ये बात हमें याद रखनी है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है गाय की दुग्ध नाड़ी मिल्क वेन में क्या होता है, गाय की दुग्ध नाड़ी मिल्क वेन में क्या होता है, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है और आपको पता है आप कहेंगे जी दूध दुग्ध होता है, लेकिन दुग्ध नहीं होता कि दुग्ध कुपिकाओं, ये जो कुपिकाएं होती है दुग्ध कुपिकाएं इनसे पहले क्या होती है वेन्स होती है, क्या होती है वेन्स होती है जिनमें क्या फ्लो होता है ब्लड फ्लो होता है, क्या होता है ब्लड फ्लो, और यहाँ कुपिकाओं में आकर क्या है दूध में कन्वर्ट होता है, क्या ब्लड है वो दूध में कन्वर्ट होता है जिससे आगे जाकर नलिकाओं के रूप में क्या है कि जो दुग्ध ग्रंथि है दुग्ध ग्रंथि उसमें दूध पहुंचता है और फिर क्या है आयन जो सिस्टर्न है उनके माध्यम से दूध बाहर निकलता है। तो इस प्रकार से क्या है वेन्स में क्या होता है ब्लड, क्या होता है ब्लड यानी खून, और दूध दुग्ध कहां होता है, दुग्ध कहां होता है किसमें होता है दुग्ध नलिकाओं में। ठीक है, नेक्स्ट लिखें, नेक्स्ट क्या है जो चौथा हमारा क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट, वो है गाय के दूध में सामान्य और ताजा व मीठे दूध का पीएच कितना होता है, कितना पीएच होता है, कि इसने पूछा है सामान्य
दुग्ध, सामान्य दुग्ध यानी जो नया नया ताजा दुग्ध है उसमें उसका पीएच कितना होता है, तो उसका पीएच प्यारे बच्चों आपको पता है किस नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का, अम्लीय प्रकृति का। अम्लीय प्रकृति का पीएच होता है 6.4 से 6.8, 6.4 से 6.8 होता है। लेकिन क्या है, गाय में कितना होता है, गाय का कितना होता है, गाय में होता है 6.4 से 6.6 और भैंस में कितना 6.7 से 6.8 भैंस। और इसके अलावा देखो कि दुग्ध सभी क्या है, अम्लीय प्रकृति की है, लेकिन क्या है, बकरी का जो दूध है, बकरी का दूध क्या है, क्षारीय प्रकृति का। बकरी का दूध क्या होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है, लेकिन बाकी गाय भैंस का जो दूध है वो अम्लीय प्रकृति का, एसिडिक नेचर का होता है। और जिसके ज्यादा क्या है, एसिड बनता है, एसिडिक प्रॉब्लम्स होती है, बहुत सारे लोगों को एसिड की प्रॉब्लम होती है। तो एसिड, जिनके क्या है एसिड का निर्माण होता है पेट में, उनको क्या है दुग्ध का सेवन है वो कम करना चाहिए। क्या है, कम करना चाहिए। आपको पता है कि लो पीएच होता है इसलिए ज्यादा क्या है इफेक्ट करता है। और बकरी का दूध, बकरी का दूध क्षारीय प्रकृति का, किसका, क्षारीय प्रकृति का, इसलिए क्या होता है, सुपाच्य होता है। क्या है, सुपाच्य। इसलिए तो प्यारे बच्चों बकरी का दूध क्या है, इसकी क्या है, सुपाच्यता होती है, यानी पाचन क्षमता ज्यादा तीव्रता से होती है। तो जो छोटे बच्चे हैं उनको क्या है, जब माँ का दूध नहीं दिया जाता या पॉसिबल नहीं हो तो उनको क्या दिया जाता है, बकरी का दूध दिया जाता है। किसका, बकरी का दूध दिया जाता है। नेक्स्ट क्या है, देखो क्या लिखा है, जर्सी के गाय में दुग्ध में लैक्टोज की मात्रा, जर्सी गाय के दुग्ध में लैक्टोज की मात्रा क्या पूछी है, लैक्टोज। पहले बता दूं कि जो लैक्टोज है ये क्या है, ये है डाइसेकेराइड। आया हुआ क्वेश्चन है, क्या है, आया हुआ क्वेश्चन है डाइसेकेराइड। क्या है, डाइसेकेराइड यानी दो शर्कराओं से, दो शर्कराओं से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी शर्करा, एक तो होता है ग्लूकोज, एक होता है ग्लैक्टोज, एक होता है ग्लूकोज, एक होता है ग्लैक्टोज। लैक्टोज क्या है, ये क्या होता है, ये शर्करा होती है। और कौन सी शर्करा, डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड किससे बनकर बनी होती है, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज। और शर्करा के कारण ही तो मीठापन होता है दूध में। क्या होता है, मीठापन, मीठापन, मीठापन होता है दूध में। क्या होता है, मीठापन होता है दूध में। और आपको बता दूं कि जो ये लैक्टोज है ये पूछा है जर्सी गाय में, तो जर्सी में कितना होता है, 4.30%, 4.30% होता है। वैसे अगर बात करें कि सबसे ज्यादा मीठा दूध किसका होता है, तो भैंस का। जी पी कर देखना पड़ेगा किसका होता है, किसका होता है, भैंस का, क्योंकि उसमें लैक्टोज की मात्रा कितनी होती है, 5.48%। कितनी होती है, 5.48% उसमें लैक्टोज की मात्रा होती है, इसलिए वो मीठा होता है। नेक्स्ट देखें, देखो साहिवाल नस्ल की गाय में दूध में वसा की मात्रा कितनी है, कि जो साहिवाल है, क्या साहिवाल सबसे फेमस किस्म है, अच्छा दूध देने वाली। जो पालते हैं उनको तो पता है साहिवाल क्या चीज है। और इसमें क्या है, जो वसा की मात्रा होती है वो है 4.55%। कितनी, 4.55%। इसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह निम्न में से कौन से प्रकार के उर्वरक भारत में नहीं बनते और विदेश से आयात, यानी कौन कौन से उर्वरक इंपोर्ट किए जाते हैं, इंपोर्ट किए जाते हैं, कौन से उर्वरक इंपोर्ट किए जाते हैं। मेरा एक कृषि पर्यवेक्षक है, यही मेरे अंडर ही है, मेरा एक कृषि पर्यवेक्षक है जिसने जो क्या है ये क्वेश्चन, क्यों वो डब्ल्यू की तैयारी कर रहा है, उसने क्या है ये पेपर हैंडल करने की कोशिश की। और इस पेपर में क्या है, अब की बार फास्फोरस यानी फास्फोरस वाले या फास्फेटिक जो उर्वरक है इनकी क्या है कमी थी। अब आपको पता है कि अब की बार क्या है, फास्फोरस के जो उर्वरक है उनकी कमी थी, इसलिए क्या है कि बाजार में एनपीके ज्यादा चल रही थी, क्योंकि डीएपी का इंपोर्ट कम हुआ था, डीएपी कम थी। तो उसने क्या किया, उसको पता था कि जो आयात किया जाता है वो किसका, पोटेशिक उर्वरक का किया जाता है। लेकिन अब की बार क्या है कि डीएपी बाजार में नहीं मिल रही थी, इसलिए उसकी ड्यूटी लगाई हुई थी, उसको क्या है प्रभारी बनाया, सह प्रभारी बनाया गया था बाजार में। इसलिए किसके लिए, डीएपी के लिए उसने क्या किया कि फास्फेटिक उर्वरक, फास्फोरस उर्वरक वाला ये ऑप्शन कर दिया। लेकिन है क्या, पोटासिक उर्वरक। कौन सा है, पोटास वाले उर्वरक। और पोटास वाले जो उर्वरक है
सबसे सबसे बेस्ट जो उर्वरक है, जो प्रचलित उर्वरक है वो है, एक तो है म्यूरेट ऑफ पोटास MOP, एक है सल्फेट ऑफ पोटास। ये तो क्या है, पोटेशियम सल्फेट, और ये क्या है, पोटेशियम क्लोराइड। क्या है, पोटेशियम क्लोराइड KCl। अगर ये पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा पोटास किसमें हो, तो वो होता है MOP में। कितनी, 60% है। कितनी, 60%। और सबसे सबसे क्या है, दूसरे नंबर का ऐसा उर्वरक जो प्रचलित हो जिसमें SOP में पोटास की मात्रा कितनी होती है, 48 से 50%। बेसिकली 48% होती है। कितनी, 48%। आपको बता दूं कि जो क्या है MOP है, यानी म्यूरेट ऑफ पोटास है, ये क्या है, ये है KCl। क्या है, KCl, यानी पोटेशियम क्लोराइड। क्या है, पोटेशियम क्लोराइड। प्यारे बच्चों, ये इसमें क्या है, क्लोराइड होने के कारण क्या है कि जो आलू है, जो तंबाकू है, आलू है, तंबाकू है, गन्ना है, चुकंदर है, क्या, चुकंदर है, टमाटर है, इनके अंदर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ये बात, और ये इन दोनों, ये दोनों तो आपको बखूबी याद रखने 100%, इसके अलावा ये भी कर सकते हैं। इनके अंदर क्या है कि म्यूरेट ऑफ पोटास इसलिए नहीं डाला जाता कि इसमें क्या है, क्लोराइड है। क्लोराइड क्या करता है, क्लोराइड क्या करता है कि तंबाकू की बर्निंग क्वालिटी है उसको इफेक्ट करता है, इसके अलावा स्कोर्चिंग इफेक्ट आता है। पोटेशियम इसकी जो क्वालिटी है वो क्या है, खराब करता है। ठीक है, नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन देखें कि सिंगल सुपरफास्फेट में सल्फर का अंश कितना होता है। कितना होता है सल्फर का भी अंश, कितना होता है, सिंगल सुपरफास्फेट SSP। एक होता है SSP, एक होता है DSP, एक होता है TSP। देखो, ये है सिंगल सुपरफास्फेट, ये है डबल सुपरफास्फेट, और ये है ट्रिपल सुपरफास्फेट। इसमें सबसे पहले फास्फोरस की मात्रा देख लेते हैं। फास्फोरस कितनी होती है, देखो 16%, 32% और 48%। 16 एकम 16, 16 32, 16 तिया 48, ऐसे याद हमें करना है। फास्फोरस कितना होता है, 16, 32 और 48। इसी के साथ क्या है, SSP में पूछा है कि सल्फर की मात्रा कितनी होती है, तो ये होती है सल्फर की मात्रा 12.5%। कितनी होती है, 12.5%। नेक्स्ट देखें, 12%, 12.5%। निम्न में से कौन सा पोषक तत्व है क्लोरोफिल का, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व है के कारण क्लोरोफिल का अभाव होता है। यानी जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल है, इसके निर्माण हेतु महत्वपूर्ण तत्व कौन सा, आपको पता है कि वो तत्व अगर मृदा में नहीं होता, उसके कारण क्या है कि क्लोरोफिल का निर्माण असंभव है। तो वो है प्यारे बच्चों, आप सबको पता है, 8वीं क्लास से पढ़ रहे हैं, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम न कि मैग्नीज, क्या Mg, मैग्नीशियम। क्या है, मैग्नीशियम। इसका क्या है, अगर ये मृदा में पोषक तत्व कम हो तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए MgSO4.7H2O नाम का एक क्या होता है, उर्वरक आता है, वो डालना पड़ेगा। उसमें क्या है, Mg की जो मात्रा है वो है 9.6%। याद रख लेना, AO के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, AFO के एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लेना। नेक्स्ट, AO वह कौन सा पोषक तत्व है जो स्टोमेटा की गति, पौधों की कोशिकाओं की स्फीति को क्या है, बनाए रखता है, यानी टर्जिडिटी को। किसको, कि जो कोशिका है, कोशिका है, ये क्या है, फूली रहे। टर्जिडिटी का मतलब क्या होता है, स्फीति का मतलब क्या है, फूलना, यानी ये कोशिकाएं पूरी फूली रहे। फूली रहने के लिए, स्फीति के लिए किस प्रकार के पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, ये होती है साहब पोटेशियम की। किसकी, पोटेशियम के, पोटेशियम की। और पोटेशियम क्या है, पोटेशियम है, ये क्या है, एज ए गार्ड का काम करता है, गार्ड, वॉचमैन का काम करता है। अगर आपसे पूछ ले कि ऐसा कौन सा उर्वरक है जो सेल का क्या है, सेल के गार्ड का काम करता है, या रखवाली करता है, या वॉचमैन का काम करता है, तो वो पोटेशियम का है। ये क्या करता है, ये रंध्र के खुलने और बंद होने को क्या है, नियंत्रित करता है। कि जो आपको पता है पत्तियों में सूक्ष्म रंध्र होते हैं, उन रंध्रों को क्या है, खोलता और बंद करता है, इसलिए ये गार्ड का काम करता है। इसके अलावा पोटेशियम की एक खास बात बता दूं कि पोटेशियम एक ऐसा तत्व है, इसका संबंध किससे है, इसका पोटेशियम का संबंध है लग्जरी कंजप्शन से। लग्जरी कंजप्शन,
और दूसरा मुख्य है, ये आता है क्वेश्चन, लग्जरी कंजप्शन और है हिडन हंगर, हिडन है हंगर, लग्जरी कंजप्शन और है हिडन हंगर का संबंध पोटेशियम से है, के से, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ऑन द बेसिस ऑफ मोबिलिटी इन प्लांट्स विच मोस्ट मोबाइल एलिमेंट्स, यानी प्लांट में सबसे ज्यादा गतिशील तत्व कौन सा है, आपसे पूछा जाए कि पौधे में सबसे ज्यादा गतिशील, तो एक तो होता है अति गतिशील, एक होता है गतिशील या यूं कहें मध्य गतिशील, एक होता है कम गतिशील, एक होता है अगतिशील, यानी हाईली मोबाइल, मॉडरेट, लेस मोबाइल और है इमोबाइल, और ये क्या है हाईली मोबाइल। देखो एनपीके ये क्या है, इसमें से देखो कौन सा है, फास्फोरस, कौन सा है, फास्फोरस, अति गतिशील है, इसीलिए तो क्या है कि निचली पुरानी पत्तियों पर लक्षण दिखाई देते हैं प्यारे बच्चों, क्या है, लक्षण दिखाई देते हैं। इसके अलावा क्या है, कैल्शियम प्लस, ये क्या है, कैल्शियम प्लस बोरोन है, ये क्या है, अगतिशील, इसलिए जो क्या है ऊपरी कलिका है, ऊपरी कलिका है ये पोर्शन, इस पोर्शन तक क्या है, ये कैल्शियम और बोरोन नहीं पहुंच पाता, नहीं पहुंचता, इसलिए क्या है ये फेलियर हो जाती है, ये खत्म हो जाती है। और क्या है खास बात है, इसके अलावा मॉडरेट में की बात करें तो मॉडरेट में है जिंक, क्या है, जिंक। इसके अलावा लेस मोबाइल में आयरन, मोलिब्डेनम क्लोराइड, ये सभी सूक्ष्म पोषक तत्व। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक पोटेशियम सल्फेट के साथ फर्टिगेशन में नहीं दिया जाता। फर्टिगेशन क्या है, फर्टिगेशन, फर्टिगेशन, फर्टिगेशन क्या है, इरिगेशन, यानी सिंचाई के साथ उर्वरक, फर्टिलाइजर डालना, यानी सिंचाई के साथ क्या है कि उर्वरक डालना क्या कहलाता है, फर्टिगेशन, क्या कहलाता है, फर्टिगेशन। तीन टर्म्स है, एक तो है फर्टिगेशन, एक तो है फर्टिगेशन, एक है केमिगेशन, केमिगेशन यानी इसमें क्या है फर्टिलाइजर साथ डालते हैं, इसमें क्या केमिकल जो भी है केमिकल डालते हैं। इसके अलावा और एक होती है क्या, एक और टर्म्स होती है क्या, बताओ बताओ, हर्बिगेशन, कौन सी, हर्बिगेशन। अब सर ये क्या है हर्बिगेशन, हर्बिसाइड को साथ में डालना। प्यारे बच्चों इसमें यह पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा पोटेशियम सल्फेट के साथ उर्वरक नहीं मिलाया जाता, नहीं मिलाया जाता, पूछा है कि नहीं मिलाया जाता, तो बता दूं, आप बताओ कौन सा है, ये है, ये है, ये है, कौन सा है। देखो प्यारे बच्चों इसमें से सही आंसर है वो है कैल्शियम नाइट्रेट, क्या है, कैल्शियम नाइट्रेट। रीजन क्या है इसका, क्यों नहीं मिलाया जाता, क्या रीजन है इसका कि ये पोटेशियम सल्फेट के साथ नहीं मिलाया जाता, क्या रीजन क्या है, मैं बता दूं प्यारे बच्चों, ये क्या है, ये है कैल्शियम, ये क्या है, कैल्शियम नाइट्रेट है ना, तो इसमें क्या है कैल्शियम, इसमें क्या है पोटेशियम सल्फेट, तो ये कैल्शियम और सल्फेट मिलकर क्या बनाता है, जिप्सम बनाता है, जो क्या है अघुलनशील अवस्था में या कम अघुलनशील अवस्था में चला जाता है, कम घुलनशील अवस्था में चला जाता है, क्या बनाता है, जिप्सम बना लेता है। नेक्स्ट देखें कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है, CaSO4.2H2O, ये है जिप्सम का रासायनिक सूत्र, न कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूछा है, ये पूछा है जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। और प्यारे बच्चों आप मुझे ये बताओ कि जो ये जिप्सम है ये हम क्यों डालते हैं, क्यों डालते हैं हम जिप्सम, जिप्सम हमें क्यों डालते हैं, कारण क्या है जिप्सम डालने का। देखो पहले तो ये जान लो कि इसमें कैल्शियम की मात्रा होती है 29.2% और सल्फर की मात्रा होती है 18.6%। अगर रेंज भी आ जाए तो 18 से 23% कर सकते हैं, लेकिन असल में क्या है ये दोनों, एक तो 29 कैल्शियम कितना है 29.2% और सल्फर कितना 18.6% ये है। ये किस लिए डालते हैं, ये क्षारीय भूमि के सुधार हेतु डाला जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखें, रो बोन मील में फास्फेट की मात्रा कितनी है, रो बोन मील में P2O5 की मात्रा पूछी है, क्या है P2O5 की मात्रा ही पूछी है, यही पूछते हैं, समझ गए। यानी यूं मान ले फास्फोरस की मात्रा कितनी है, फास्फोरस प्रतिशत कितना है, फास्फोरस आगे कन्वर्जन फैक्टर भी करवाऊंगा मैं आपको, वो आगे की बात है। देखो प्यारे बच्चों इसका सही आंसर है 20 से 25%। रो बोन मील की पूछ ले, रो बोन मील तो ये है 20 से 25%।
स्टीम्ड बोन मील पूछ ले, स्टीम्ड बोन मील पूछ ले तो है 20 से 22%। इसके अलावा रोक फास्फेट भी फास्फोरस का बेहतरीन उर्वरक है। रोक फास्फेट कितनी है? 20 से 40% तक होती है, याद रख लेना। रो बोन मील में कितनी? 20 से 25%, स्टीम्ड में 20 से 22%, रोक फास्फेट में 20 से 40%। ठीक है, नेक्स्ट देखें कि अमोनिकल उर्वरक से नाइट्रोजन का नाइट्रस में बदलना क्या कहलाता है? कि क्या है? अमोनियम का, किसमें? अमोनियम का क्या है? एक तो नाइट्रोजन गैस और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में बदलना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? डीनाइट्रिफिकेशन। अगर ये पूरा चैप्टर आपने देखना है कि अमोनिफिकेशन क्या होता है, नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, डीनाइट्रिफिकेशन क्या है और मिनरलाइजेशन क्या है, ये हमारी प्लेलिस्ट में मिस्टर एग्रोनॉमी सर के नाम से पड़ा है। आप बेहतरीन तरीके से कराया हुआ है, आपने देखना है, सिर्फ देख लें। ये कौन सा है? इसका डीनाइट्रिफिकेशन है। ठीक है, और डीनाइट्रिफिकेशन से आपको पूछ ले कि कौन सी फसल में डीनाइट्रिफिकेशन की क्रिया सर्वाधिक होती है, तो हम कहेंगे धान में। किसमें? धान में। अब ये पूछा है कि ऐसी अवस्था जिसमें फसलों को एक और अधिक पोषक तत्व की आवश्यकता होती है लेकिन फसल में किसी भी प्रकार की पोषक तत्व की कमी के लक्षण दिखाई नहीं देते, यानी क्या है? इसमें मोटा मोटा यही पूछा गया है कि पोषक तत्व चाहिए लेकिन लक्षण नहीं दिखते। अब अभी तो पहले 2 मिनट पहले तो आपको करवाया है, यानी क्या है? इसे कहते हैं हिडन हंगर, यानी भूख तो है लेकिन छिपी हुई है, दिखाऊंगा नहीं, तो वो है। और किस तत्व से रिलेटेड है? ये है पोटेशियम। किससे है? पोटेशियम से। लग्जरी कंजप्शन और हिडन हंगर दोनों इसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखें कि सूक्ष्म जीवों द्वारा मौलिक नाइट्रोजन का, यानी नाइट्रोजन का क्या है? जैविक रूप में रूपांतरण होना। क्या है? जैविक रूप में, यानी इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन का कन्वर्ट होना किसमें? ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में। ये कन्वर्ट होना सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। और ये किस कारण होता है? ये क्या होता है बताओ आप प्यारे बच्चों? ये होता है नाइट्रोजन का फिक्सेशन। देखो, मृदा में जो इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन है ये क्या है? उपलब्ध अवस्था है। क्या है? अवेलेबल फॉर्म है। और ऑर्गेनिक अवस्था या कार्बनिक है, ये अनुपलब्ध है। क्या है? अनुपलब्ध। आपने ये टर्म्स देखी यार, ये प्लेलिस्ट में हमारी पड़ी, हम देख सकते हैं। आपने ये टर्म्स देखी है, खनिजीकरण या मिनरलाइजेशन। एक हमने देखी स्थिरीकरण। देखो प्यारे बच्चों कि अगर है सीएन रेशियो पर डिपेंड करता है, अगर है मृदा का सीएन रेशियो 20:1 से कम है तो क्या है? खनिजीकरण की क्रिया होगी। अगर 30:1 से अधिक है तो क्या है? स्थिरीकरण की क्रिया होगी। नाइट्रोजन सीएन कार्बन नत्रजन रेशियो, ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया हुआ है, हमने सिर्फ देखना मात्र है। नेक्स्ट देखें कि कौन सा जोड़ा है जो सुमेलित नहीं है। ये आया हुआ क्वेश्चन है, हमने सिर्फ करना है। क्या है? कि एंटीसोल। अब इसमें क्या है? हमें ये देखना कि कौन सा तथ्य गलत है, तो कौन सा है? एंटीसोल न्यूली डेवलप्ड इनऑर्गेनिक सॉइल है। क्या एंटीसोल जो गण है वो नई विकसित अकार्बनिक मृदाएं हैं? बिल्कुल सही बात है कि ये न्यूली फॉर्म्ड सॉइल है या न्यूली फॉर्म्ड क्या है? ऑर्डर है। नेक्स्ट, वर्टिसोल डेवलप फ्रॉम हाई साल्ट। क्या वर्टिसोल गण है वो अधिक लवणों से विकसित है? नेक्स्ट, मोलिसोल डार्क कलर सोइल रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। मोलिसोल गहरे रंग वाली जैविक पदार्थ की अधिकता वाली मृदा। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। एल्फिसोल में क्या है? रिचली वेदर्ड सोइल विल हाई बेस सैचुरेशन, कि जो एल्फिसोल है उसमें हाई बेस सैचुरेशन होता है। तो एल्फिसोल में हाई बेस सैचुरेशन होता है, बिल्कुल सही है। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। रह कौन सा गया? ये रह गया वर्टिसोल। देखो प्यारे बच्चों कि वर्टिसोल क्या है? वर्टिसोल एक क्या है? ये एक गण है। क्या है? गण, ऑर्डर। वर्टिसोल ऑर्डर है। और इसमें कौन सी सॉइल आती है? इसमें सॉइल आती है ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल कहां से बनती है? बेसाल्ट खनिज से। आपको पता है आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से 2 प्रकार की चट्टानें बनती हैं। पहली है ग्रेनाइट, दूसरी है बेसाल्ट। ग्रेनाइट अम्लीय है लेकिन बेसाल्ट क्षारीय। और ये जो गण है ना, ये क्या है? क्षारीय प्रकृति का होता है। तो ये तथ्य है जो बिल्कुल गलत है। नेशनल ब्यूरो ऑफ लैंड यूज एंड नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग। नेशनल, कभी कभी ऐसा लिखा हुआ था नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल साइंस एंड लैंड यूज प्लानिंग। ये नाम आ जाए तो हमें करना है नागपुर। कहां करना है? नागपुर, महाराष्ट्र। नेक्स्ट देखिए, करनाल में क्या है? आपको पता है। बेंगलुरु में क्या है? नई दिल्ली में क्या है? नेक्स्ट देखें
सेशन लंबा करने से कोई मतलब नहीं है। निम्न में से कौन सी एक वृहद मृदा समूह क्षेत्रीय मृदा गण है? कि ऐसा मृदा समूह है जो क्या है, सिर्फ एक क्षेत्र विशेष में जो गण पाया जाता है, वो कौन सा है? ये देखो, ये है लेटेराइट, लेटेराइट सोइल वाला गण है। और ये क्या है? लेटेराइट सोइल वाला गण है जो क्षेत्र विशेष में पाया जाता है, क्योंकि ये क्या है कि उष्ण जलवायु, क्या है, उष्ण जलवायु में ये जो गण आपने देखना है, आपने मृदा देखनी है, तो दोनों चैप्टर पढ़े, सिर्फ देखना मात्र है। नेक्स्ट देखें कि ये क्या है, सबसे छोटा भाग जो मृदा का सबसे छोटा भाग कौन सा है? हमें पता है, पेडोन। क्या है? पेडोन। क्या है? पेडोन। और ये क्या है? ये क्या है? सोइल सीरीज। क्या है? ये क्या है? सोइल के क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण की सूक्ष्मतम इकाई, ठीक है। और सोइल सीरीज। नेक्स्ट देखें कि आईएसआई के अनुसार कौन सा कणाकार महीन बालू की श्रेणी में आता है? आप बताएं कि कौन सा कणाकार है वो महीन बालू की श्रेणी में आता है। हमने इतनी बात करनी है सिर्फ कि आईएसआई ने क्या है कि बांटा, हमने एक चीज लिखनी है, एक लिखनी है क्ले, एक लिखनी है सिल्ट, एक लिख लेनी है क्या? सैंड, ठीक है। हमें यह देखना है कि 0.002 mm से कम, ठीक है। दूसरा हमने देखना 0.002 mm से 0.02 mm तक कौन? सिल्ट। इसके अलावा 0.02 से 0.2 mm तक सैंड, कौन सी? महीन। और इसके अलावा कोर्स की बात कर लें तो 0.2 से 2, इसके अलावा 2 से ऊपर क्या है? 2 से ऊपर है बजरी, 2 से ऊपर क्या है? बजरी। ये क्लासिफिकेशन दिया है आईएसए इंटरनेशनल सोइल साइंस सोसाइटी ने। क्या है? सोइल साइंस सोसाइटी ने दिया है। एक रोचक तथ्य बता दूं कि 2 mm से क्या है ऊपर के व्यास कणों क्या है कि सोइल पार्टिकल में काउंट नहीं होता, मृदा के कण में काउंट नहीं होता। क्या? 2 mm से बड़ा जो है वो। नेक्स्ट देखें कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन मृदा निर्माणकारी प्रक्रियाओं के संदर्भ में गलत है? मृदा की निर्माणकारी क्या है प्रक्रियाओं में संबंध है। नेक्स्ट क्या है? ह्यूमिफिकेशन। क्या है? पहले देख ले कि ह्यूमिफिकेशन इज ए कंबाइंड प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक मैटर एंड सिंथेसिस ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर। बिल्कुल सही बात है कि ह्यूमिफिकेशन क्या है? कार्बनिक पदार्थों के विच्छेदन तथा नवीन कार्बनिक पदार्थों के संश्लेषण, यानी कार्बनिक पदार्थों के कूटने, पीटने, सड़ने से क्या है ह्यूमस का निर्माण होता है, उसे ह्यूमिफिकेशन कहते हैं। दूसरा क्या है कि जीवमंडल मृदा निर्माण का सक्रिय कारक है। बिल्कुल सही बात है। जीव क्या करते हैं? जैसे केंचुआ है या प्लांट्स है, प्लांट्स की रूट है, ये बायोस्फीयर में काउंट होते हैं, ये क्या है? सक्रिय होते हैं। हमने ये चीज पढ़ा है ना, हमने ये पढ़ा है। ये क्या है? ये फैक्टर्स हैं जो क्या है मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं। ये क्या है? ये है क्लाइमेट। ये क्या है? ये ऑर्गेनिज्म। और ये क्या है? ये है रिलीफ। और ये क्या है? ये है पेरेंट मटेरियल। और ये क्या है? टाइम। ये तीनों के तीनों क्या है? निष्क्रिय कारक है, बल्कि जबकि क्लाइमेट, जलवायु और बायोस्फीयर क्या है? सक्रिय कारक। तो इसमें ये क्या है? जीवमंडल में सक्रिय कारक है। बिल्कुल सही बात है। पोर्टजोलाइजेशन प्राइमरी प्रोसेस है क्या सोइल फॉर्मेशन की? कि पोर्टजोलीकरण क्या है? प्राथमिक क्रिया है क्या मृदा निर्माण की? ये बाद में पढ़ेंगे। पेरेंट मटेरियल इज ए पैसिव सोइल फॉर्मेशन। क्या पैतृक पदार्थ निष्क्रिय मृदा निर्माण का कारक? आपको अभी बताया कि पेरेंट मटेरियल, स्थलाकृति और टाइम्स क्या है? तीनों ही क्या है? निष्क्रिय है। और क्लाइमेट, ऑर्गेनिजम्स क्या? सक्रिय। तो ये सारे के सारे तथ्य बिल्कुल सही है, सिवाय एक को छोड़कर। कौन सा? कि पोर्टजोलीकरण क्या प्राथमिक प्रक्रिया है मृदा निर्माण की? बिल्कुल नहीं। तो प्राथमिक प्रक्रिया क्या है कि जो प्राइमरी या फंडामेंटल प्रोसेस है ना, प्राइमरी या फंडामेंटल प्रोसेस, तो वो कौन सी है? आपको बता दूं, एक तो है ह्यूमिफिकेशन। क्या है? ह्यूमिफिकेशन, एक नंबर। 2 नंबर क्या है? आपने ये पढ़ा है ना, एलुविएशन। एलुविएशन ये पढ़ा है, निक्षालन। एक पढ़ा है आई वाला इलुविएशन, यानी ये निक्षेपण है। निक्षेपण। ये चौथा हमने कौन सा पढ़ना है? होरिजोनेशन। होराइजनेशन यानी क्या है? संस्तर का निर्माण। ये 4 क्या है? प्राइमरी प्रोसेस है। ये क्या इनमें लिखा हुआ है क्या पोर्टजोलीकरण? तो नहीं, नहीं है। तो ये कौन सा? ये स्पेसिफिक प्रोसेस है। आगे जाके करवाऊंगा आपको। नेक्स्ट देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा सॉइल टेक्सचर श्रेणी में नहीं है? कौन सा है भाई? कि निम्न में से कौन सा सॉइल टेक्सचर में नहीं? पहले तो देख लेते हैं कि टेक्सचर क्या है। कि सैंड, सिल्ट और क्ले, 3 क्या है? प्राइमरी फ्रैक्शन है ना। ये महत्वपूर्ण प्राथमिक क्या है? प्राथमिक कण, प्राइमरी फ्रैक्शन है। और इनका क्या है? सापेक्षिक अनुपात। सापेक्षिक अनुपात क्या कहलाता है? कणाकार। टेक्सचर कहलाता है। क्या कहलाता है? टेक्सचर कहलाता है। देखें कि अगर किसी सोइल में 85%, 85% से ज्यादा क्या है अगर बालू है,
तो वो मृदा हो गई बालू। क्या हो गई? बालू। अगर उसमें 80% से ज्यादा क्या है? सिल्ट है, तो वो मृदा हो गई क्या? सिल्टी। क्या हो गई? सिल्टी। अगर उसमें क्या है? 35% या 40% से ज्यादा क्या है? क्ले है, तो वो हो गई क्ले वाली। इसमें सैंड है, सैंडी है, सैंडीलोम है, लेकिन हल्की दोमट नहीं है। नेक्स्ट देखिए कि ऐसा कौन सा मृदा का गुण है जो कभी बदलता नहीं है? कभी नहीं बदलता मृदा का ऐसा कौन सा गुण है जो, क्या मृदा संरचना या मृदा कणाकार? दो प्रकार के, संरचना और कणाकार। ये तो है स्ट्रक्चर, ये है टेक्सचर। तो टेक्सचर कभी नहीं बदलती, लेकिन संरचना बदल जाती है। संरचना बदल जाती है। संरचना लगातार टिलेज करते हैं तो संरचना है वो क्या है? बदलती रहती है, लेकिन सोइल टेक्सचर नहीं बदलता। तो टेक्सचर तो क्या है? अनुपात है। 85% सैंड है, 85% क्ले है, या 40% क्या है? तो ये अनुपात नहीं। हम किसी सैंड, हमारी अगर सोइल में क्या है? 60% बालू है और 40% क्ले है, तो हम क्या है? अगर इसे क्या है? अगर सिल्टी बनाना चाहिए तो नहीं बना सकते। हम बाहर से सिल्ट लाके उसमें नहीं मिला सकते। समझ रहे हो मेरी बात? पॉसिबल ही नहीं है। तो ये क्या है? ये क्या है? परमानेंट गुण है। नेक्स्ट देखिए 25वां कि अमरूद में ब्रोंजिंग किसके कारण? ब्रोंजिंग जिंग, ब्रोंजिंग किसके कारण है? ब्रोंजिंग जिंग, ब्रोंजिंग किसके कारण होता है? ब्रोंजिंग किसके कारण होता है? जिंक के कारण। किसके कारण है? जिंक के कारण। जिंक, और जिंक में क्या है? एक जिंक का मैं बता दूं कि क्या है? व्हाइट बड ऑफ मैज, जिंक की कमी से व्हाइट बड ऑफ मैज, मक्का का श्वेत कलिका, जिंक की कमी से व्हाइट बड। इसके अलावा और बताओ कि धान का खेरा, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्या है? धान का खेरा किसके कारण? जिंक की कमी से कारण। और क्या है? लिटिल लीफ, लिटिल लीफ ऑफ, लिटिल लीफ ऑफ कॉटन, मोटल लीफ और लिटिल लीफ दोनों सीट्रस की, ये भी जिंक के कारण है। ये सब बातें हमें याद रखनी है। नेक्स्ट देखें कि देखो स्वीट ऑरेंज का वानस्पतिक नाम, वानस्पतिक नाम ही तो सिंपल ही तो पूछा है, सीट्रस साइनेंसिस। क्या? सीट्रस साइनेंसिस। और ओरेंटिफोलिया किसका नाम? आप मुझे कमेंट कर देना। नेक्स्ट देखें कि कौन से फल में पॉलीएम्ब्रॉयनी पाई जाती है? कि बीज ये है, और इससे क्या है कि जो प्लांट्स है ज्यादा जन्म लेना, इसे कहते हैं पॉलीएम्ब्रॉयनी। एक बीज से बहुत सारे पौधे जन्म ले रहा है। हमने अब अक्सर क्या है? नींबू में देखा है, लेकिन क्या है? मैंगो में, सीट्रस में, जामुन में, और इन सब में, तो ऑल ऑफ दीज है, सब में पॉलीएम्ब्रॉयनी होता है। क्या होता है? पॉलीएम्ब्रॉयनी। नेक्स्ट है जेली बनाने के लिए उपयुक्त फल, यूनिवर्सल ट्रूथ सबसे, और बहुत बार आता है, ये बहुत ही बार आता है कि अमरूद। कौन सा है? अमरूद है। क्या है? अमरूद। और पैक्टीन क्या कितनी होनी चाहिए? 1%। और क्या कि जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर वो कितना होना चाहिए? 105.5 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी एंड पॉइंट कितना? 105 से 1 पॉइंट। और टीएसएस कितना होना चाहिए? 65%। 65%। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। क्या है? बहुत बार क्वेश्चन आता है। क्या है? अमरूद। और जेली बनाने के लिए टेस्ट कौन सा किया जाता है? एक तो सीड टेस्ट, और क्या है? एल्कोहल टेस्ट, एल्कोहल टेस्ट। अब मैं इतना अच्छा करवा दूंगा तो आप ये कहोगे कि सर हॉर्टिकल्चर मुझे पढ़ा दो। ठीक है। तो नेक्स्ट देखें कि एकांतर फलन यानी क्या है? अल्टरनेट क्या है? फ्रूटिंग किसमें होती है? अल्टरनेट फ्रूटिंग, यानी एकांतर, यानी एक के बाद में अंतर रखकर 3, एकांतर, यानी एक का अंतर है इसमें, 1 से 3 तक जाने में 1 का अंतर है, इसलिए क्या कहते हैं? एकांतर। यानी एक वर्ष तो फल आएंगे और दूसरे वर्ष क्या है? फल नहीं आएंगे। किसमें होता है? अमरूद में। किसमें होता है? अमरूद में। दशहरी में आपने फेमस उदाहरण पढ़ा है, दशहरी में एकांतर, यानी एक वर्ष फल आना, दूसरे वर्ष नहीं आना। नेक्स्ट कि डिप्लोट या स्टेम रोट क्या है? डिप्लोट या स्टेम रोट किस फल में होता है? देखो प्यारे बच्चों, ये फल है, कौन सा फल है? आप मुझे बताओ। आम है ना? आम। यहां से क्या है? सड़ने लग जाता है, ये ऐसे सड़ता है, इसे कहते हैं डिप्लोट या स्टेम एंड रोट। ये क्या है? आम में होता है। किसमें? आम में होता है। सिर्फ सड़ता है जहां से क्या है? ये चिपका रहता है। नेक्स्ट देखें कि अमरूद का, ये आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अमरूद का फल का प्रकार आप मुझे बताएं कौन सा है? अमरूद के फल का प्रकार क्या है? बेरी। क्या है? बेरी। क्या है? बेरी। और नेक्स्ट कि स्टूलिंग किस वृक्ष में की जाती है? स्टूलिंग, स्टूलिंग किस में की जाती है? स्टूलिंग किस में की जाती है? सबसे फेमस है, सबसे फेमस पर्सन है ये, कौन सा? सीडियम गवाजावा। किसका नाम है? कमेंट कर देना, सीडियम गवाजावा। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में असंगत है, यानी कौन सा जो मिलान है वो बिल्कुल ही गलत है। हमने ये देख लो, पहले ये देख लिया ड्रूप और बेरी ब्लोस्टा, ये देखो। अब आगे लिखा हुआ है कि उसमें पूछा था कि क्या है? मैंगो
गवावा क्या है, बेरी है, यानी इसमें क्या है, कौन सा कथन गलत है? तो हमने मैंगो का तो हर बार सुना है रूप, ये क्या है, गवावा का हमने पीछे पढ़ा ही है, पोमग्रेनेट ब्लोस्टा पढ़ा है कि ब्लोस्टा पोमग्रेनेट अनार का, और पपाया का क्या है, एस्प्रीडियम नहीं है, पपाया का क्या है, एस्प्रीडियम नहीं है, ये है एस्प्रीडियम नहीं है, तो किस में होता है एस्प्रीडियम? एस्प्रीडियम होता है सीट्रस फैमिली में, सीट्रस, एस्प्रीडियम, एस्प्रीडियम। नेक्स्ट नेक्स्ट देखें कि आम की सबसे मीठी किस्म, वाह जी वाह, आम की सबसे मीठी किस्म कौन सी है? आम की सबसे मीठी किस्म सबको पता है, सबको पता है, सबको, जिसका सिलेक्शन नहीं होता ना उसको भी पता है कि आम की सबसे मीठी किस्म कौन सी है, सबने खाई है कि ये दशहरी सबसे वर्ल्ड फेमस है, चौसा, तो चौसा है ये सबसे मीठी किस्म है। नेक्स्ट क्या है, अमरूद का मुख्य कीट, आप देखोगे कि आपने बेर खाया है, बेर खाया है जी, खाया है, और क्या खाया है, अमरूद खाया है, अमरूद जी खाया है, तो उसमें आपने कौन सी समस्या देखी? आपने देखी है कि जब हम अमरूद और बेर खाते हैं तो उसमें होते हैं कीट, और कौन से होते हैं? उसमें होती है लट या कैटरपिलर, लट होती है ना उसमें, उसमें क्या होती है, लट या मैगट, जैसे मक्खी होती है, उसमें क्या है, मक्खी क्या है, फल पर आकर यहाँ क्या है, ओविपोजिटर से क्या है, यहाँ क्या है, जब फूल होता है ना, फूल बनता है, फूल के टाइम ही क्या है, एंडोस्पर्म है, उस पर क्या है, अपने अंडाशय पर क्या है कि अपने क्या है, ओविपोजिटर से क्या है, अंडे छोड़ देती है, क्या है, अंडे छोड़ देती है, जब फूल पर होता है, क्या है, फ्लोरिंग टाइम में छोड़ देती है, जिससे क्या है, अंदर क्या है कि जो लट है वो पनपने लग जाती है, तो सबसे हानिकारक जो अवस्था है वो कौन सी है, फ्रूट फ्लाई, क्या है, फ्रूट फ्लाई। इसके लिए सबसे बेस्ट जो रोकथाम है, आप मुझे बता दें कि सबसे बेस्ट जो रोकथाम है वो क्या है, वो है नेट, क्या है, नेट डाल सकते हैं अगर घर पर हो तो। नेक्स्ट, अर्का मर्दुला किसकी किस्म है? अर्का मर्दुला किसकी किस्म है जी? अमरूद की किस्म है। अर्का मृदुला किसकी है? अमरूद। और क्या है, एक है जी मृदुला, किसकी है जी? अनार की। ठीक है, नेक्स्ट देखें कि आम की प्रवर्धन की उत्तर भारत की सर्वश्रेष्ठ व्यवसायिक विधि, यानी ऐसी कौन सी टेक्निक है जो प्रोपेगेशन की, जो क्या है कि उत्तर भारत में सर्वाधिक क्या है, व्यवसायिक उत्पादन हेतु अपनाई जाती है, तो वो कौन सी है? वीनियर ग्राफ्टिंग। क्या है? वीनियर ग्राफ्टिंग। कहाँ? उत्तर भारत। और दक्षिण भारत में क्या है? दक्षिण भारत में इनार्चिंग, दक्षिण भारत में इनार्चिंग, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्या है, आम में गुणसूत्रों की संख्या, आया हुआ क्वेश्चन है 40। नेक्स्ट सबसे आसान भी है लेकिन लोग पढ़ते नहीं है कि ये क्या आएगा, तो ये आ गया। लवणीय मृदाओं को सुधारने हेतु निम्न में से क्या उपयोग किया जाता है? लवणीय मृदाओं को सुधारने, लवणीय मृदाओं को सुधारने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? आपको पता है कि कोई भी प्रकार का एमेंडमेंट्स सुधारक नहीं डाल सकते, जैसे जिप्सम, ये चूना, ये सब नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि चुनने वाला और चुना से लाइम और लाइम से रिलेटेड जितने भी पदार्थ है वो क्या है, वो अम्लीय मृदा को सुधारने के काम आता है। जिप्सम क्या है? एल्कलाई सॉइल को। लेकिन क्या है कि इसमें क्या होता है, लवणीय मृदा में क्या होता है, लवणीय मृदा में क्या होता है कि पोटेशियम और कैल्शियम और सोडियम के क्या होते हैं, क्लोराइड और सल्फेट लवण होते हैं। उनको क्या है, या तो हम क्या है, उनका क्या है, लीचिंग कर सकते हैं स्वच्छ पानी से बार बार सिंचाई, और क्या है, लवणों को घोलकर बाहर निकालना। तो लीचिंग भी क्या है कि लवणों को क्या है, पानी के द्वारा नीचे बिठा देते हैं, उन्हें कहते हैं लीचिंग। नेक्स्ट क्या, लास्ट फाइनल क्या है कि ये इनमें से कोई सुमेलित जोड़ा है वो बिल्कुल ही गलत है। कौन सा है? गलत है। आपको पता है कि डायरेक्टरेट ऑफ रेपसीड कहाँ है? जो मस्टर्ड और है रेपसीड का जो अनुसंधान केंद्र है, बिल्कुल सही बात है, भरतपुर में है। काजरी कहाँ है? काजरी कहाँ है? जोधपुर में है जी, बिल्कुल है, 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। और क्या है, CIEH कहाँ है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर कहाँ है जी? बीकानेर में, बिल्कुल सही बात है। और नेशनल सीड स्पाइस रिसर्च सेंटर कहाँ है? जयपुर में जी, बिल्कुल गलत है, ये तो है तबीजी अजमेर में। आज हमने प्यारे बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट है, वर्ल्ड फेमस जितने भी 40 क्वेश्चन थे हमने किए। तो अब हमें क्या करना है? हमने यही करना है प्यारे बच्चों कि जो आपने अगर क्या है फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज में भाग लेना है और अपनी तैयारी घर बैठे करनी है, तो क्या है, इस
टेस्ट सीरीज से जुड़ जाएं। क्लियर है? और इस नंबर पर आप क्या है एक मैसेज छोड़ दें, हम आपको जोड़कर क्या है आपका नेक्स्ट जो शनिवार को होने वाला टेस्ट है उसमें आपको शामिल कर लेंगे। थैंक यू सो मच।